नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बजट रेखा की। आप जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर नाम के चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आप बजट रेखा को पढ़ते हैं। तो आइए चले करते हैं बजट रेखा की बात कि क्या होती है बजट रेखा और ये इसका उपयोग क्या होता है। तो बजट रेखा को पढ़ने से पहले कुछ ध्यान में रखने योग्य प्रमुख बिंदु है, वो इस प्रकार है। उपभोक्ता की आय निश्चित है अथवा दी गई है। ये सभी एजम्पशंस है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आप इन एजम्पशंस को छोड़ देते हैं तो ऐसे में आप इस टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे और आप ये सोचते रहेंगे कि आखिर बजट रेखा का ढलान ऐसा क्यों होता है, इस तरह से क्यों होती है। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपको इस एजम्पशंस को ध्यान से पढ़ना होगा और इन एजम्पशंस को ध्यान से समझना होगा। तो आइए चलते हैं वापस एक बार देखते हैं एजम्पशंस। उपभोक्ता की आय निश्चित है अथवा दी गई है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि उपभोक्ता जो भी है कंज्यूमर, उस कंज्यूमर की इनकम जो है वो इनकम फिक्स है, सर्टेन है और गिवन है। वो जो इनकम उसकी गिवन है उस गिवन इनकम से अधिक उसकी इनकम नहीं हो सकती है। उसकी फिक्स इनकम है, उस फिक्स इनकम से ही वो अपने जो भी खर्च है वो खर्च करेगा। तो एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो गिवन इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। दूसरा एजम्पशन है उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग निश्चित संयोग में करता है। मतलब निश्चित एक फिक्स, आप कह सकते हो कुछ पार्ट इसका तो कुछ पार्ट इसका, ऐसे इस प्रकार से उपभोग करेगा कि जिसमें कुछ पार्ट दोनों के होंगे। मतलब 2 यूनिट फर्स्ट की तो 2 यूनिट सेकंड की। तो इस तरह से एक फिक्स पोर्शन में करेगा तो वो फिक्स पोर्शन हो गया उसका निश्चित संयोग। चाहे तो संपूर्ण उपभोग एक वस्तु पर कर दूसरी वस्तु के उपभोग को शून्य भी कर सकता है। और अगर उपभोक्ता चाहें तो अपना सारा एक्सपेंसेस एक वस्तु पर कर लेगा, जिससे दूसरी वस्तु पर उपभोग जो है उसका शून्य हो जाएगा। ये पॉसिबल है। ये जो सेकंड एजम्पशंस है वो कई बार आप छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि उपभोक्ता दोनों वस्तु का उपभोग करने के लिए बाध्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। उपभोक्ता चाहे तो एक वस्तु का ही उपभोग कर सकता है, और अगर वो एक वस्तु का ही उपभोग करेगा तो ऐसे में दूसरी वस्तु है उस दूसरी वस्तु का उपभोग जो है वो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तीसरा, उपभोक्ता अपनी दी हुई आय के समान या उससे कम व्यय कर सकता है। जैसे उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर सकता है, वैसे ही उपभोक्ता चाहे तो दोनों में से एक वस्तु का ही उपभोग कर सकता है, दूसरी वस्तु के उपभोग को छोड़ सकता है। यह उस पर निर्भर करता है कि उसे एक वस्तु का उपभोग करना है या दोनों को करना है। नेक्स्ट, उपभोक्ता का उपभोग योग्य दोनों वस्तुओं के मूल्य के अनुसार वस्तुओं का उपभोग घटा और बढ़ा सकता है। किसी भी एक वस्तु का उपभोग शून्य भी कर सकता है। तो उपभोक्ता जैसी उसकी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार एक वस्तु का उपभोग कर सकता है और दूसरी को शून्य कर सकता है। ठीक वैसे ही वो चाहे तो एक वस्तु के उपभोग को बढ़ा भी सकता है। अगर वो एक वस्तु का उपभोग बढ़ाएगा तो ऐसे में दूसरी वस्तु का उपभोग कम होता जाएगा। आप सोच रहे हैं कम क्यों होगा? क्योंकि उसकी इनकम जो है वो इनकम निश्चित है। अगर वो निश्चित इनकम से एक वस्तु को ज़्यादा खरीदेगा तो ऐसे में दूसरी वस्तु के लिए उसके पास पैसे कम बचेंगे, जिससे उसका दूसरी वस्तु का उपभोग जो है वो उपभोग कम होता जाएगा। ये कुछ एजम्पशंस है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, उपभोक्ता बजट या उपभोक्ता बजट सेट। तो उपभोक्ता बजट या उपभोक्ता बजट सेट क्या होता है? क्योंकि इसी बजट सेट से बजट रेखा आती है। तो उपभोक्ता बजट सेट से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमतों पर दो वस्तुओं को अपनी निश्चित अथवा दी हुई आय के अनुसार क्रय करता है। तो उसकी जो निश्चित आय है उस निश्चित आय से वो दो वस्तुओं को क्रय करता है। उपभोक्ता का बजट सेट उन दोनों वस्तुओं के सभी बंडल का संग्रह है। उसकी जो इनकम है उस इनकम के हिसाब से वो दोनों वस्तुओं को किस किस प्रोपोर्शन में खरीदता है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन उपभोक्ता सेट है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बताएंगे जिससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आते हैं वापस परिभाषा पर। तो सबसे पहले उदाहरण मान लीजिए उपभोक्ता की आय m है। यह आपको मानना है कि उपभोक्ता की आय जो है वो m है, तथा उससे बंडल में जिन दो वस्तुओं का क्रय करना है उनकी कीमत p है।
ये हमने मान लिया कि उपभोक्ता की आय m है और जो चीज़ें उसे उपभोग करनी है उनकी जो कीमत है या उनका जो मूल्य है वो p है। तो वो दो वस्तुएं जो यूज़ कर रहा है, एक आम है और दूसरी अनार है। तो आम का मूल्य P1 है और अनार का मूल्य P2 है। यदि उपभोक्ता यदि आम की x1 इकाई क्रय करना चाहता है तो उसे क्रय के लिए x1 इंटू P1 खर्च करना होगा। x1 इंटू P1 है क्योंकि x 2 इकाई x की ली, जैसे 2 इकाई उसने आम की ली, 2 उसने आम खरीदे और आम का मूल्य 5 रुपये है। तो x1 इक्वस टू 2 और P जो प्राइस है वो 5 है, 2 इंटू 5 यानी 10 रुपये उस पर खर्च कर रहा है। इसी प्रकार अनार क्रय करने के लिए उसे x2 इंटू P2 खर्च करना होगा। जैसे आम का खर्च कर रहा है वैसे ही वो अनार का खर्च कर रहा है। अतः उपभोक्ता को एक निश्चित बंडल में क्रय करना होगा। एक निश्चित बंडल बना लिया उसने, 2 इकाई उसने आम की ले ली तो 2 इकाई अनार की ले ली, मतलब दोनों इकाई का जो सेट बना वो सेट ही क्या है, उसका बंडल है। और बंडल क्रय करने के लिए उसे x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 यानी आम का मूल्य बरा प्लस अनार का मूल्य, जो मूल्य दोनों का मूल्य जोड़ दिया तो उन दोनों के मूल्य के बराबर ही उसका क्या होगा, उपभोग होगा। यानी उसका खर्च जो है वो खर्च दोनों वस्तुओं पे जितना खर्च कर रहा है वो खर्च होगा। तो ये सीधा सा इसका मतलब समीकरण है। वो समीकरण x1 P1 कहाँ से आ रहा है, x1 आम का इकाई है और P1 आम का मूल्य है। वैसे ही x2 अनार की इकाई है और P2 अनार का मूल्य है। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं x1 P1 को, मतलब मूल्य और इकाई दोनों को करते हैं तो आम का मूल्य आ जाता है और उसमें हम अनार का मूल्य और इकाई को गुणा करके जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है। और वो टोटल अमाउंट इक्वस टू या लेस देन मनी होगा, क्योंकि उपभोक्ता इस चीज़ के लिए बाध्य है कि उसके पास जो गिवन इनकम है उस गिवन इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। तो इस समीकरण से ये स्पष्ट है कि उपभोक्ता इस चीज़ के लिए बाध्य है कि उसके पास जितना भी इनकम है उस इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। तो वो उस निश्चित सीमा से परे नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी सीमा जो है एक्सपेंसेस की सीमा है, जो खर्च की सीमा है वो सीमा क्या है, फिक्स है। तो इस निश्चित सीमा की वजह से इसे प्रतिबंध बजट कहा जाता है। प्रतिबंध मतलब वो उसके लिए प्रतिबंधित है, इससे आगे का खर्च नहीं कर सकता है। और दोनों वस्तुओं को भिन्न भिन्न मात्रा में जो क्रय करता है उस क्रय के कारण इसे बजट सेट कहा जाता है। अब परिभाषा पे वापस आते हैं। तो उपभोक्ता बजट से तात्पर्य उस स्थिति से हैं जिसमें उपभोक्ता प्रचलित बाजार की कीमतों पर 2 या 2 से अधिक अपनी निश्चित अथवा दी हुई आय के अनुसार क्रय करता है। जो उसकी आय है वो आय फिक्स है, उस आय से 2 वस्तुओं के जो सेट प्राप्त करता है उस सेट को ही क्या कहा जाता है, उपभोक्ता बजट सेट। तो उससे उसको जितना भी मिल रहा है वो, अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है तो हम एक ग्राफ के जरिए देखते हैं कि उपभोक्ता बजट क्या होता है। तो ये आप देख लीजिए, मान लीजिए ये x है और ये y है। मैं आपको दूसरा ग्राफ बना के बता दूं कि मतलब इस ग्राफ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा ग्राफ बना के बताता हूँ। ये देखिए आप, अब ये x इकाई है और ये y इकाई है। अब x हम कह रहे हैं कि आम खरीद रहा है वो, तो ये आम और ये है अनार। ये देखिए इसका ढलान जो है वो ढलान किस तरह से है, नीचे की तरफ ये ढलान इस तरह से यूँ आ रहा है। ये ढलान इस तरह से आने के कारण, और आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो यहाँ पे इनको हम 2 बिंदु नाम दे देते हैं। ये आम का A बिंदु और अनार का B बिंदु, ये अनार का B बिंदु है। अब आप देखिए ये जो यहाँ पे है, यहाँ एक्सिस यानी अक्ष से बिल्कुल चिपका हुआ है। इसके चिपके हुए होने का कारण ये है कि अगर उपभोक्ता अपने जो भी इनकम है उस इनकम से सारे आम खरीद लेता है, वो बिल्कुल भी अनार नहीं खरीदता है, सारे आम खरीद लेता है, तो ग्राफ यहाँ तक टिक जाएगा। तो इस दशा में ग्राफ सीधा यूँ ही जाएगा, मतलब किसी तरह का ग्राफ बनेगा ही नहीं। ये ग्राफ सीधा यहाँ इस एक्सिस के ऊपर चलता रहेगा। वैसे ही अगर उपभोक्ता सारे अनार खरीद ले तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ये ग्राफ वापस वैसे नहीं जा पाएगा। तो ये इससे गिवन है। वैसे ही उपभोक्ता चाहें तो ये मतलब
4 इकाई इसकी खरीद रहा है और 4 इकाई इसकी खरीद रहा है। अगर वो दोनों की 2-2 इकाई खरीदता है तो ये ग्राफ यहाँ तक आएगा, मतलब ये 2 इकाई इसकी और 2 इकाई इसकी, ये 2 और ये भी 2। तो ऐसे ही वो चाहे तो इस आम की इकाई 3 कर लेता है तो ग्राफ नीचे आ जाएगा और ये इस तरफ 1 ही खरीद पाएगा। तो ये पूरा सेट चलता है कि मतलब जैसे ही एक चीज़ की ऊपर उसने एक्सपेंसेस ज़्यादा किया तो दूसरे का कम होता जाएगा। तो ये इस तरह से चलेगा कि अपनी जो भी गिवन इनकम है उस इनकम से दोनों वस्तुओं को क्रय करेगा, तो ये ग्राफ बीच में चलता जाएगा। और जैसे ही वो एक वस्तु का ही उपभोग करेगा तो ग्राफ सिर्फ एक्सिस पे ही आ जाएगा, सीमित हो जाएगा, इस तरह से लाइन नहीं बनेगी। लेकिन ये लाइन उस दशा में, मतलब ये अपने को क्या करना है, उनको सेट बताना है कि वो जीरो, इसका भी जीरो कर सकता है, इसका भी जीरो कर सकता है, इसके बीच में मतलब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जितने भी सेट बनते हैं वो सारे सेट उसको बताने हैं कि मतलब अगर वो इसका उपभोग इतना करेगा तो इतना इसका कर सकता है, इसका इतना करेगा तो इसका इतना कर सकता है। ये सेट वो सारे क्रय कर सकता है। चलिए वापस चलते हैं। तो अब आते हैं बजट रेखा पर कि बजट रेखा क्या होती है। तो जो अभी हमने ग्राफ देखा, उस ग्राफ में हमने देखा कि बजट जो है क्या होता है। इस तरह से हमने ग्राफ बनाया। तो हमने अभी बजट रेखा देखी। बजट रेखा क्या होती है कि उसने जैसे ही वो हमने ये ग्राफ देखा तो इस ग्राफ के अंदर ये जो सीधी लाइन है, कौन सी लाइन, ये जो सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन क्या है, रेखा है। जो रेखा ये स्पष्ट करती है कि इस के जो इस साइड है, ये साइड पोर्शन ए मान लेते हैं इसको ए, और ये पोर्शन बी। तो ये बी वाली बी में जो भी सेट बनेंगे उन सेट को क्रय नहीं कर सकता है, ए में जो भी सेट बनेंगे उस सेट को वो क्रय कर सकता है। तो ये ग्राफ में हमें जो सीधी रेखा दिख रही है, ये सीधी रेखा ही क्या है, उसकी बजट लाइन या बजट रेखा। तो ये सीधी रेखा होने के कारण इसकी परिभाषा है, तो परिभाषा कुछ इस तरह से बनती है इसकी परिभाषा कि बजट रेखा उपभोक्ता द्वारा अपनी निश्चित आय के अंतर्गत वस्तु 1 और वस्तु 2 के विभिन्न संभावित संयोजनों को क्रय किए जाने को दर्शाने वाली एक रेखा है। ये क्या करती है, जो भी उपभोक्ता क्रय कर रहा है उसको दर्शाने वाली एक रेखा है। यानी सीधी सी बात यह है कि अगर उपभोक्ता इसको पूरा खरीद लेता है तो ये शून्य हो जाएगा, और उपभोक्ता अगर दोनों की 2-2 इकाई खरीदता है तो ग्राफ यहाँ आ जाता है। तो इस तरह से इसको शो करता है। लेकिन ये जैसे ही एक वस्तु का उपभोग बढ़ाएगा तो दूसरी का कम होता जाएगा, और एक का शून्य भी करेगा तो दूसरी, एक का शून्य कर लेगा तो दूसरी पूरी होगी। ऐसे में दोनों को पहले शून्य शून्य मानकर जो हम एक लाइन डाल देते हैं दोनों में, तो वो लाइन एकदम से स्ट्रेट लाइन आती है, और उस स्ट्रेट लाइन ये शो करती है कि इसमें आप किसी बिंदु पर मान के चलें कि यहाँ मतलब उसका इक्विलिब्रियम में बैठता है, मतलब वो यहाँ तक खरीदता है। तो इसका मतलब यहाँ 2 इकाई इसकी आ गई और 2 इकाई इसकी आ गई। अब मान लो कि यहाँ तक क्रय करता है तो इसका मतलब 3 इकाई आम की आएगी और 1 इकाई अनार की आएगी। तो ये जो सेट बना रहा है वो सेट ही क्या है, उसका इक्वली, मतलब वो सेट है, वो सेट क्या है, बजट रेखा है। जो रेखा हमेशा सीधी होती है, और वो हमें रेखा हमेशा जैसे आपका डिमांड का कर्व होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, वैसे ही इसका भी जो सेट की जो लाइन है वो लाइन भी हमेशा बाएं से दाएं की ओर ढलान लिए हुए होती है, मतलब स्लोप ऑलवेज डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड स्लोप होता है। इस रेखा द्वारा उपभोक्ता द्वारा क्रय इकाई निश्चित मूल्यों में निश्चित आय के भीतर किए जाने के कारण इसे उपभोक्ता मूल्य रेखा, इसे अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कई बार, बजट रेखा ही कोई क्या कहा जाता है, मूल्य रेखा। तो मूल्य रेखा क्या है, क्योंकि उपभोक्ता की जो आय है वो गिवन है और मूल्य है वो भी गिवन है। आपको प्रचलित बाजार मूल्य, यानी जो मार्केट में जिस वस्तु की जो रेट चल रही है, जो प्रचलित दरें हैं, उस दर पे ही आपको क्रय करना है। इस कारण इसे मूल्य रेखा कहा जाता है। और दूसरी बात कि हमने इस ग्राफ के अंदर देखा, इस ग्राफ में देखा कि जो उपभोक्ता है वो उपभोक्ता इनको इसके अंदर जो भी सेट बन रहे हैं इस तरफ, ये सेट क्रय कर सकता है और ये सेट क्रय नहीं कर सकता है। तो ये सेट क्रय कर सकता है और ये क्रय नहीं कर सकता है। इस कारण बजट रेखा को आप संभावना
रेखा या प्राप्य संयोजनों की रेखा। संभावना रेखा मतलब पॉसिबिलिटी शो करती है कि वो इस प्रकार से, मतलब इतनी इकाई ए की और इतनी इकाई बी की, यानी इतने आम और इतने अनार क्रय कर सकता है, तो उसकी संभावना को व्यक्त करता है, इसलिए इसे संभावना रेखा भी कह सकते हैं। और उन संभावना रेखा के अंदर जो शो हो रहा है उसे वो अपने पास जो सीमित संसाधन है या जो उसके पास गिवन इनकम है उस गिवन इनकम से प्राप्त कर सकता है, तो इस कारण इसे प्राप्य संयोजन भी कहा जाता है। अब इसके जो हम बजट रेखा है, बजट रेखा के जो टू फैक्टर्स है, मेन जो इसके घटक है फैक्टर्स है, वो फैक्टर है उपभोक्ता की क्रय शक्ति आय। या पहले ही हमने एजम्पशंस में बता दिया कि उपभोक्ता की इनकम है वो इनकम गिवन है और उस इनकम से ही क्रय कर सकता है, तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति या उसकी आय है वो आय क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और दूसरा, दो वस्तुओं का बाजार मूल्य है वो बाजार मूल्य भी फिक्स रहेगा। यानी आपको यहाँ ये समझना है कि ये जो दो घटक है उस घटक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो आपको उपभोक्ता का जो बजट है उस बजट की रेखा कभी भी इस स्लोप में नहीं मिलेगी और ना उस दशा में बजट रेखा आपको प्राप्त नहीं होगी। अगर ऐसा होता है, ये चेंज हो जाता है, तो आपकी बजट रेखा तय नहीं होगी। ये इकोनॉमिक्स के लिए एक अपवादजनक स्थिति है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जब चलती है तो कुछ चीज़ें कांस्टेंट लेके चलती है। तो कांस्टेंट यहाँ पे वो चीज़ें थी जो फिक्स थी, जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी, जो ये ध्यान रखने योग्य बिंदु में आपने जो पढ़ी थी, वो सारी की सारी चीज़ें क्या थी, कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होगी। अगर ये चेंज हो जाती है तो इस दशा में हमें बजट रेखा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगी। स्ट्रेट लाइन में तभी मिलेगी जब ये सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब आप बजट रेखा को बाई ग्राफ से समझते हैं, तो ग्राफ से आपको पहले बता दिया, एक बार वापस बताते हैं। तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ अब ए पर आम की इकाई है और बी पर अनार की इकाई है। अब आप सारे आम खरीद लेते हैं, तो ऐसे में सारे आम खरीद लिए, मतलब यहाँ तक आपने 4 इकाई आम खरीद लिए। मतलब एक उदाहरण देके बताता हूँ कि उदाहरण से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कैसे चलता है। तो आपको एक उदाहरण से बताता हूँ कि मान लीजिए, उदाहरण से आकृति एक्स अक्ष पर आम की इकाइयों को दर्शाया हुआ है और वाई एक्स पर अनार की इकाई दर्शाई गई है। मतलब जो ग्राफ है उस ग्राफ में एक्स पर आम है जो नीचे की ओर आपको बताया, और जो दूसरी साइड है उस दूसरी साइड में आपको अनार बताया गया है। ये बजट अथवा मूल्य रेखा आम और अनार के उपभोक्ता की निश्चित आय के अंतर्गत रहते हुए क्रय योग्य विभिन्न संयोजनों को दर्शाती है। मतलब जो लाइन बताइए आपको, उस लाइन के जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है लाइन के भीतर जो है वो वहाँ पे इन संयोजनों को व्यक्त करेगी कि उपभोक्ता कितने आम खरीद सकता है और कितने अनार खरीद सकता है। यदि इस रेखा के परे बिंदु है, मतलब इस रेखा की बाहर की साइड में कोई बिंदु है, बाहर बिंदु है, तो उस पर उपभोक्ता अपने संसाधन जो उसके पास निश्चित इनकम है उस निश्चित इनकम से परचेज नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ बजट रेखा में आपको बतानी है कि उपभोक्ता जो उसकी निश्चित इनकम है, जो गिवन इनकम है, उस गिवन इनकम से कितनी चीज़ों को खरीद सकता है। मतलब दोनों इकाई है, दोनों इकाई की कितनी कितनी इकाई क्रय कर सकता है, वो आपको बताना है। अब मान लीजिए कि यही जो ग्राफ है, इस ग्राफ से आपको बताते हैं कि मान लीजिए ऊपर जो दिया हुआ है वो कटा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि मतलब उपभोक्ता के पास, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 1 मिनट के लिए, उपभोक्ता के पास 20 रुपये है, उसकी जो गिवन इनकम है, निश्चित इनकम है, वो 20 रुपये। कितने? 20 रुपये। अब आपको इन 20 रुपये से क्या खरीदना है? आम भी खरीदना है। एक दूसरी जगह चलता हूँ और वहाँ आपको करके दिखाता हूँ। मतलब अब उपभोक्ता की आय जो है, मतलब आय जो है निश्चित है वो 20 रुपये। अब आम का मूल्य कितना है? 20 रुपये। और 5 रुपये। कितना?
5 रुपये। अगर आप एक आम खरीदते हो तो 5 रुपये का आता है। वैसे ही आज समझ लो कि आप अनार खरीदते हैं तो आपका अनार भी 5 रुपये का आता है। अब आप 20 रुपये में कितनी इकाई खरीद सकते हो, क्योंकि आपके पास 20 है और दोनों की आय इन जो मूल्य है वो 5 रुपये है, तो इस हिसाब से आप अधिकतम 4 इकाई ले सकते हैं। कितनी इकाई ले सकते हैं? 4। अब 4 इकाई से आप अधिक नहीं खरीद सकते, क्योंकि 5वीं इकाई पे आप जाओगे तो आपका जो खर्च है वो खर्च 25 रुपये हो जाएगा, तो ऐसे में आप खरीद नहीं पाएंगे। तो आप मैक्सिमम कितनी इकाई खरीद सकते हैं? आप मैक्सिमम जो है वो 4 इकाई ही खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक आम ले लूँ और 0 अनार, पॉसिबल है, ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 2 आम ले लूँ तो उसके साथ 0 अनार ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 रुपये एक्सपेंसिस हो रहा है, यहाँ 10 रुपये हो रहा है। आप चाहो कि मैं 3 आम ले लूँ और 0 अनार ले लूँ तो पॉसिबल है। आप चाहो कि मैं 4 आम लूँ तो 0 अनार रहेगा, क्योंकि यहाँ आपका मैक्सिमम एक्सपेंस मतलब जितना आपकी गिवन इनकम 20 रुपीज़ थी वो 20 रुपीज़ यहाँ पे खर्च हो जाती है। तो ऐसे में ये जो है वो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। यही वजह है कि ये लाइन इसके चिपक जाती है। यही कारण है क्योंकि ये अक्स पे इस कारण चिपकी हुई है, क्योंकि उपभोक्ता चाहे तो एक वस्तु पर अपना सारा एक्सपेंसेस कर सकता है। ठीक वैसे ही वो चाहे तो अनार में भी 0 आम करके 1 अनार ले सकता है, इसको 0 करके 2 भी ले सकता है, इसको 0 करके 3 ले सकता है, इसको 0 करके 4 भी ले सकता है। और वो चाहे तो दोनों को साथ लेगा, तो अगर वो 1 आम लेगा तो ऐसे में मैक्सिमम 3 अनार ले सकता है, क्योंकि टोटल 4 है और 4 पे उसका खर्च जो है वो 5 रुपये यानी 20 रुपये होगा। तो वो यहाँ तक ले सकता है। वो चाहे तो अगर उपभोक्ता चाहे तो दूसरे संयोग में ले सकता है, जिसमें दोनों इकाई का अधिकतम, दोनों जो वस्तु है उनकी अधिकतम 4 इकाई ले सकता है। अब भले वो 2-2 ले सकता है, लेकिन वो 2-3 नहीं ले सकता। इसका कारण यह है कि वो 2-3 लेगा तो इकाई 5 हो जाएगी और उसका मूल्य 5 रुपये यानी 25 हो जाएगा। और उपभोक्ता की इनकम जो हमने उदाहरण में सेट की थी वो है ₹20। तो 20 होने के कारण वो 25 नहीं ले सकता, ये गलत हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम उसका सेटिस्फेक्शन अगर वो चाहता है कि भाई दोनों चीज़ें लें तो बराबर वो 2-2 ले सकता है, ठीक है, तो वो इतनी ले सकता है। या फिर वो किसी भी प्रोपोर्शन में ले सकता है, लेकिन प्रोपोर्शन जो है वो 20 रुपीज़ से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर 20 रुपीज़ से बाहर चला गया तो ऐसे में गलत हो जाएगा। ये जो है समझ लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये क्या है? आम, एक्स है, और ये वाई है, ये है आपके अनार। क्या है? अनार। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये दोनों बिंदु हो गए। अब यहाँ से मतलब इस तरह से उसका जो बजट रेखा है वो बजट रेखा इस तरफ है। अगर वो इसको 4 ले लेगा तो 20 रुपये यहीं खर्च हो जाएगा, इस वजह से इसको बिल्कुल परचेज नहीं कर पाएगा 0 पे। अगर वो कहे कि मैं आम 3 लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो फिर ये 1 ही ले पाएगा, इसको 1 से अधिक नहीं ले पाएगा। अगर वो चाहे कि मैं इसको 2 ले लूँ तो इसको भी 2 यूनिट लेगा। अगर वो चाहे कि अनार को मैं 1 यूनिट में लूँ तो ये कितना ले पाएगा? 3। अगर वो चाहे कि मैं अनार को 4 ले लूँ तो ऐसे में आम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो है वो दोनों में चलता है। अगर वो आम की 3 इकाई ले लेता है तो ऐसे में अनार 1 ही ले पाएगा। आम 2 इकाई लेता है तो अनार की भी 2 इकाई ले पाएगा। और अगर वो आम की 3 इकाई ले ले तो अनार की 1 इकाई ही ले पाएगा। ये सिस्टम वाइस वर्सा है। एक को आप जैसे ही बढ़ाओगे तो दूसरे पे एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस कम होते जाएंगे। तो इस तरह से चलेगा। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें यदि इस रेखा से परे कोई बिंदु है, यानी जो रेखा हमने बनाई उस रेखा से आगे कोई बिंदु है तो उस बिंदु तक नहीं क्रय कर पाएगा। यानी ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ में ये बजट रेखा है। इस बजट रेखा के अंदर जितने भी सेट बनते हैं वो क्रय कर सकता है, लेकिन इसके परे यानी इसके बाहर कोई सेट बनता है, जैसे मतलब 5 और 1 का बना दिया तो 5 यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे में ये क्रय नहीं कर सकता है। और वैसे ही अगर वो 3 और 3 का बनाता है तो ये समझ लीजिए ये 3 का और दूसरे वाले का जो 3 है वो यहाँ होगा, तो ये भी इसके क्या हो जाता है? बार हो जाता है। मतलब इसका दूसरे वाले का 3, इसकी 3 इकाई ली तो ये लाइन यहाँ आती है, और इसकी भी 3 इकाई लेना चाहता है तो यहाँ ये 3 है तो ये यहाँ,
इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। और जबकि ग्राफ जो है इस टाइम, मतलब ये जो इतना डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, इसको अलाउ नहीं कर रहा है कि वो अपनी गिवन इनकम से 3 यूनिट खरीद सकता है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जैसे ही 3 खरीदेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे में अनार को वो एक ही खरीद पाएगा। यही चीज़ इसमें शो की जा रही है कि वो इस रेखा से परे नहीं जा सकता, इस रेखा के बाहर खरीद नहीं सकता है किसी भी परिस्थिति में। अतिरिक्त संयोजन में वस्तुओं को खरीदने में असमर्थ है, मतलब जो भी संयोजन इस रेखा से परे बन रहे हैं उनको खरीदने में वो असमर्थ है। माना जाता है कि उपभोक्ता अपनी पूरी आय केवल इन 2 वस्तुओं के उपभोग पर खर्च करता है। इस प्रकार बजट या मूल्य रेखा उपभोक्ता की सीमा रेखा है, क्योंकि वो उसको सीमा बता देती है कि आप इससे अधिक क्रय नहीं कर सकते हैं। इससे अधिक क्रय करोगे तो आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, क्योंकि ये इसकी सीमा स्पष्ट करती। इसके अंदर जो भी सेट बन रहे हैं इस साइड, उन सेट में तो क्रय कर सकता है, लेकिन यहाँ जो भी सेट बनेंगे उन सेट में क्रय नहीं कर सकता है। तो ये उपभोक्ता के परचेज की एक तरह से सीमा बन गई, एक लिमिट है, एक बाउंड्री है। तो इस कारण आप इसको एक सीमा रेखा या उपभोक्ता बजट की सीमा रेखा कह सकते हैं। अब बजट लाइन के गुण क्या है, तो बजट लाइन एक सीधी रेखा है, जो हमने बता ही दिया कि बजट रेखा जो है वो एक सीधी रेखा है। यानी बजट रेखा एक सीधी रेखा है जो हमेशा ये इस तरह से बनती है, तो ये दोनों में स्ट्रेट आती है। उसका कारण ये है कि उपभोक्ता जो है वो उपभोक्ता अगर इस अधिकतम इकाई इसकी भी क्रय कर सकता है और अधिकतम इसकी भी क्रय कर सकता है, और इसके बीच में जो भी इकाई जिस तरह से एक का उपभोग बढ़ाएगा तो दूसरे का कम होता जाएगा। तो इस कारण जो सेट आएंगे वो सेट एक सीधी रेखा में आएंगे। तो ये एक सीधी स्टैटिक रेखा है। इस स्टैटिक रेखा से अतिरिक्त क्रय नहीं कर सकता है, अतिरिक्त क्रय नहीं कर सकता है। उसके बाद बजट रेखा का ढलान ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। यानी बजट रेखा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ ढलते हुए क्रम में आती है। यानी कि ये जो बजट रेखा है वो बजट रेखा या ऊपर से शुरू होकर ऐसे ही नीचे फॉल होते हुए आती है। इसको आप कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड पोजीशन में है, डाउनवर्ड पोजीशन में। इसी के कारण इसका जो ढलान है वो ऋणात्मक ढलान या ऊपर से नीचे की ओर ढलान लिए हुए होता है। उसके बाद समान बजट लाइन या रेखा, मतलब ये कि इसकी बजट रेखाएं जो है वो हमेशा समान बनेगी। यानी आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपको गिवन इनकम है वो 20 रुपी है, तो इस तरह से बनी। अगर आपकी जो गिवन इनकम है बढ़कर 30 हो जाती है तो इस तरह से एक नई रेखा आ जाएगी। यानी जो पैरेलल लाइन बनेगी, समानांतर लाइनें बनेगी। यानी उपभोक्ता की आय जैसे ही बढ़ी तो इसके आगे इस तरह से शिफ्ट हो गई, लेकिन ये क्या हुआ, फॉरवर्ड गई। अगर आपकी इनकम बैकवर्ड आ जाती है, 10 रुपये हो जाती है, तो ऐसे में एक सेट यहाँ बन जाएगा, तो एक स्टैटिक लाइन बन जाएगी। तो उपभोक्ता जो बजट लाइन है वो बजट लाइन हमेशा स्टैटिक मतलब पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, इसलिए इसे समान बजट लाइन या बजट रेखा कह सकते हैं। बजट लाइन से परे कोई भी प्राप्य और गैर व्यवहार्य संयोजन को दर्शाता है। यानी बजट की आपकी जो लाइन है उस लाइन से बाहर आप क्रय नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये जो बजट रेखा है, मतलब ये आपकी जो बजट लाइन थी, इसके अंदर आप कुछ भी क्रय कर सकते हैं, किसी भी यहाँ पर क्रय कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस कारण ये तो सब क्या है, प्राप्य है, अटेनेबल है, आप इसको अटेन कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, अप्राप्य है। यानी इसको आप क्रय नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाहर जो भी सेट बन रहे हैं वो सेट क्या होंगे, अप्राप्य सेट है, यानी आप उसको क्रय नहीं कर सकते हैं। इस कारण ये सारे अप्राप्य लाइन है, अप्राप्य वक्र है, अव्यवहार्य संयोजन है। इन संयोजन में आप वस्तु को क्रय नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वक्र पहले वक्र के समानांतर आगे की ओर खिसक जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए उपभोक्ता की जो इनकम है वो इनकम 20 रुपये थी, कितनी, 20 रुपये, ये मान लिया, तो ये उसकी जो बजट लाइन थी वो इतनी थी। अब उसकी इनकम बढ़कर 30 हो गई, तो 30 हो गई। जैसे ही इनकम बढ़ती है, ये
नॉर्मली आदमी का बिहेवियर है कि जैसे ही उसकी इनकम बढ़ती है तो वो खर्च बढ़ा देता है। मान जो लोग जिनकी इनकम कम है वो साइकिल पर है, और उनकी इनकम जैसे ही बढ़ी मोटरसाइकिल आई, फिर कार आई। तो ऐसे ही इकनॉमी मानता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो उस इनकम बढ़ने के साथ साथ वो अपने खर्च को भी बढ़ा देता है। तो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी तो इसके आगे की तरफ उसका वक्र आ जाएगा, यानी जैसे इनकम बढ़ी वैसे के वैसे उसकी खरीद बढ़ी, और खरीद बढ़ी तो उसका जो बजट लाइन है वो बजट लाइन पहले वाली बजट लाइन से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। वैसे ही आप मान लीजिए कि अगर उसकी आय घट जाती है तो ये वाइस वर्सा रूल आ जाता है, यानी कि वो इनकम जो है उसकी वो घट गई है, ऐसे में उसका परचेजिंग पावर है वो कम हो गया है, वो चीज़ों को कम खरीद पाएगा, तो उसका जो वक्र है वो वक्र अब पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये बढ़े हुए पे है, जो प्लस हुआ है उस बढ़े हुए पे है, और ये जो है वो उसकी इनकम घटने पर है। तो इनकम घटी तो पीछे आ गया, और इनकम बढ़ी तो आगे चला गया। तो ये उसकी इनकम पर निर्भर करता है कि उसकी इनकम बढ़ती है तो आगे जाएगा, और जब उसकी इनकम घट जाती है तो पीछे की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु के मूल्य में गिरावट होने पर, अगर आप हम ये मानते हैं कि जो उपभोक्ता की जो बजट लाइन है उसमें जो उसने दो चीज़ फिक्स कर रखी थी, मतलब एक था आम और दूसरा था उसका अनार। अब उसमें आम और अनार जो है उसमें से उसने क्या किया, एक चीज़ का मूल्य डाउन हो गया। मतलब ये जो पहले बजट लाइन थी वो इस तरह से थी, यहाँ पे आम था और यहाँ पे क्या था, अनार था। और हमने ये भी माना था, अनार था, हमने ये भी माना था कि दोनों का मूल्य जो है वो कितना है, 5 रुपये, दोनों का 5 रुपये। अब मान लीजिए आम का मूल्य कम होकर 4 रुपये हो गया। तो ये हमारा एक जनरल बिहेवियर है जो हमने डिमांड और थ्योरी में, जो डिमांड और थ्योरी चैप्टर था उसमें ये देखा। हालांकि मेरे पास उसका वीडियो अभी अवेलेबल नहीं है, उसका वीडियो कल अवेलेबल हो जाएगा। तो उसकी डिमांड और थ्योरी में हमने पढ़ा कि जैसे वस्तुओं का मूल्य जो है वो कम होता है तो ऐसे में उपभोक्ता उसको अधिक क्रय करने लगता है। तो अनार की अधिकतम वो यहाँ पर 4 इकाई ही ले सकता है, क्योंकि अभी भी उसका रुपये 5 रुपये मूल्य है। आम का कम हुआ 4, लेकिन अनार का 5 ही है। तो आप देखिए 20 में अगर 20 को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो ऐसे में 4 ही आता है। तो अनार तो वो 4 ही ले सकता है, लेकिन आम जो है वो अब कितना ले सकता है, 5 ले सकता है, क्योंकि उसका मूल्य टूट कर 4 हो गया है। ऐसे में अगर वो 20 में पहले जो 4 यूनिट ले पाता था, अब वो 4 नहीं 5 यूनिट ले पाएगा। तो अगर वो अनार पे एक्सपेंसेस 0 कर दे तो ऐसे में आम की 5 इकाई ले सकता है। तो उसका जो जिसका मूल्य कम हुआ है उसके मूल्य की तरफ ग्राफ आगे की तरफ बढ़ जाता है, इस तरह से हो जाता है। अगर आप वैसे ही किसी वस्तु का मूल्य घटने की बजाय बढ़ गया है, जैसे ये इस तरफ था, अब आम का मूल्य जो है वो मतलब 5 से 4 हो गया, वैसे ही अब उसका मूल्य जो है 5 की बजाय 10 हो गया। तो 10 हो गया तो इसकी अब 2 इकाई ही क्रय कर पाएगा। तो ऐसे में अनार की तो वो 4 ले सकता है, लेकिन आम की 2 ही ले पाएगा। तो ये मूल्य, इसका जो वक्र है वो वक्र पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो पीछे खिसक जाएगा। और जब मूल्य कम होता है तो आगे खिसक जाता है, और मूल्य जब बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, पीछे की तरफ आ जाता है। धन्यवाद दोस्तों। तो आज आपने बजट रेखा का पढ़ा, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना, और मेरे चैनल को फॉलो कर लेना। अब कंटिन्यू आप पे डेली इस पे रेगुलर क्लासेज आती रहेगी, तो आप इसको ना भूलें, आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको रेगुलर यहाँ से क्लासेस मिलती रहेगी। और अगर आपको किसी विशेष टॉपिक को पढ़ना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहें। 1 बाय 1 हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको जो चैप्टर आपने पढ़ा उसके नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अर्थशास्त्र स्कूल नाम से एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग का लिंक दे दिया गया है, उस लिंक से आप इसके नोट्स ले सकते हैं। धन्यवाद। तो बने रहिए, कल फिर मिलते हैं।